नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारी बात चल रही थी पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन पे। मैंने 5 क्लासें करा दी। अगर आपने 5 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आज बात करते हैं 6वीं क्लास पर। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे कि यहाँ पे विशेषकर बात हो रही है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण, आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये बताना है जो एससी और एसटी के लोग हैं उनके जो है शिक्षण का और आर्थिक हितों का संरक्षण के लिए किसको मतलब माना जाता है, किसमें ये बताया गया है, ये पूछा है। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य दिए हैं, फिर 5वीं अनुसूची दी है, राज्य के नीति तत्व दिए हैं और मौलिक अधिकार दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की बात जब करता है तो राज्य के नीति निषेध तत्व करते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। अगर वही बात करते हैं अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, तो ये जो है मौलिक अधिकार में बताया गया, अनुच्छेद जो है 29 में बताया गया। लेकिन अगर बात करते हैं जो एससी और एसटी के लोग हैं, इनका जो शिक्षण और आर्थिक हितों के संरक्षण की बात जो की गई है वो किस में की गई, तो ये जो अनुच्छेद 46 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 46 में इसकी बात की गई है। तो याद रखिए, और ये जो है पार्ट किसका है, तो राज्य के नीति तत्वों का है। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार आए हैं तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख जो किया गया है फंडामेंटल राइट्स का, वो भाग 3 में मिलता है। और अगर अनुच्छेद पूछ ले जाए आपसे तो अनुच्छेद जो हैं वो कौन से संबंधित हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित हैं, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको ये मौलिक अधिकार के बारे में याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य की जब बात आती है तो मौलिक कर्तव्य की आपको याद रखना है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का में मिलता है इसका। और अनुच्छेद जो है संबंधित आर्टिकल जो संबंधित है वो 51 का संबंधित है। तो ये जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। फिर अगर बात करते हैं जो राज्य के निहित तत्व हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में, तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो भाग 4 में किया गया है। और अनुच्छेद जो संबंधित है वो कौन सा है, तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बताना है ये चीज़ जो है किस में शामिल की है, मौलिक अधिकारों में, राजकीय नीति तत्वों में, संवैधानिक आर्थिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे जब बात आती है जो है किसकी आती है, न्याय संगत मानवोचित दशाएं, तो यहाँ आपको याद रखना है राजकीय नीति तत्वों में। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है, ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बाकी अभी पीछे बात कर चुके हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, राज्य के नीतिक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। जो राज्य के नीति तत्व हैं इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो भाग 4 में मिलता है इसका उल्लेख। भाग 4 में मिलता है, अनुच्छेद जो 36 से 51 संबंधित है। अब यहाँ पे जो 36 से 51 अनुच्छेद संबंधित है उसमें ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है कौन से अनुच्छेद में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 51 दिया है, अनुच्छेद 41 दिया है, अनुच्छेद 50 दिया है और अनुच्छेद 43 दिया है। तो यहाँ पे जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की, तो आपको अनुच्छेद जो है लास्ट वाला याद रखना है, अनुच्छेद 51 सबसे लास्ट में जो है अनुच्छेद 51 जो है ये बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो है पृथक्करण की बात कही है, पृथक्करण की बात की गई है किसमें, तो अनुच्छेद 50 में की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? यहाँ पे बताना है कि जो राज्य के नीति तत्व हैं उसमें ऐसी कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, उनको जो है कौन से अनुच्छेद में बताया कि उनको जो है सुरक्षित रखना है। तो ये जो है बात करते हैं अनुच्छेद यहाँ पे 48 दिया है, अनुच्छेद 43 दिया है, अनुच्छेद 49 दिया है और अनुच्छेद 48A दिया है। तो यहाँ पे जब बात आती है तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब बात आती है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की, तो आपको अनुच्छेद जो है 49 याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो अनुच्छेद 48 है इसमें किसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 48 में जो की गई है वो की गई है कृषि पशुधन की बात की गई है। कृषि और पशुधन की बात जो की गई है अनुच्छेद 48 में की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 48A में किसकी बात की गई? तो इसकी बात जो की गई है पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। पर्यावरण संरक्षण की जो बात की गई है वो किस में की गई? अनुच्छेद 48A में की गई है। ये सब अनुच्छेद जो आते हैं वो राज्य के नीति सिद्धांतों में आते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है राज्य के नीति सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को, तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक, दूसरा दिया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तीसरा दिया है उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तीसरा दिया किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब आती है राज्य के नीति तत्वों की, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब राज्य के नीति तत्वों की आती है बात, तो ये किसी के न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, याद रखिएगा। ये जो काम होता है वो किसका होता है? तो जो राज्य में होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो राज्य चाहेगा तो अपने नागरिकों को वो मतलब लागू कर सकता है, अगर राज्य नहीं चाहता है तो नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य के नीति तत्व आप राज्य आ रहा है पहले से, तो राज्य की अनुमति है तो लागू करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। और महत्वपूर्ण है, अगर पूछ लिया जाए फंडामेंटल राइट्स, वो न्यायालय द्वारा जो है लागू कराए जा सकते हैं, लेकिन जो है DPSP हैं वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर नंबर ए वाला होना चाहिए, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, याद रखिए। जो राज्य के नीति हैं जो DPSP हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी चीज़ जो है न्यायालय द्वारा लागू कराई जा सकती है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वह लागू कराए जा सकते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है? तो समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है, तो ये जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया DPSP के? तो यहाँ पे अनुच्छेद 47 दिया है, अनुच्छेद 44 दिया है, अनुच्छेद 46 दिया है और अनुच्छेद 43 दिया है। तो यहाँ पे जब बात आती है समान नागरिक संहिता की, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि समान नागरिक संहिता की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 44 में की गई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपको करंट का प्रश्न बताते हैं। जो समान नागरिक संहिता है उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, देश का पहला ऐसा राज्य बना है, कौन सा? देश का पहला राज्य ऐसा बना है उत्तराखंड, जिसमें जो है कब लागू होगी? तो ये जो है सबसे पहले देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू होगी। कब से? तो 26 जनवरी से, जब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो लागू करेंगे। वहाँ के जो CM हैं कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी, ये जो है CM है उत्तराखंड के, तो ये लागू करेंगे 26 जनवरी को लागू करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और जो भी जो मैरिज हुई है कब से, तो मतलब यहाँ पे बताया गया है 2010 से जो है मैरिजें हुई हैं, तो यहाँ पे बताया है कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा पोर्टल पे, एक पोर्टल बनाया जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये धामी जी ने कहा है। और फिर यहाँ पे जो है
एक और चीज़ बताइए, आधार से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप 6 माह के अंदर, ये टाइम पीरियड दिया है 6 माह के अंदर जितनी भी हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जितने लोग हैं मैरिज वाले। फिर एक चीज़ और महत्वपूर्ण ये बनाइए, फिर यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उसमें आपको 1 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अभी आज की न्यूज़पेपर में आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये बताया गया, लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उसको खर्चा देना पड़ेगा सरकार को, ऐसी बात उठाई गई है, याद रखिएगा। और ये जो है समान नागरिक संहिता कब लागू होगी? 26 जनवरी को। अपने 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। तो मुख्य अतिथि के रूप में जो आ रहे हैं वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो प्राबोवो सुबियांटो जो हैं, ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पे आ रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख को ये लागू होगा, इसलिए 26 तारीख महत्वपूर्ण बन जाती है, याद रखिएगा। वहाँ के सीएम भी पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ उत्तराखंड अब जब चर्चा में आई है तो एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जो उत्तराखंड है उसकी जो राजधानी है देहरादून। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो देहरादून है यहाँ पे एक मदरसा ऐसा तैयार किया गया है जिसमें जो है संस्कृत और एनसीईआरटी सिलेबस मतलब पढ़ाया जाएगा। देश का पहला ऐसा मदरसा तैयार किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण जाते। देखिए, पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भी है उत्तराखंड। और अगर पूछना है ऐसा कौन सा मदरसा तैयार किया गया है जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस चलेगा और जो है संस्कृत विज्ञान वगैरह पढ़ाई जाएगी, तो ये जो है मदरसा उत्तराखंड देहरादून में तैयार किया गया है। और फिर एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है, जो मदरसा तैयार किया गया है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है, पूर्व राष्ट्रपति थे कौन? पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, APJ अब्दुल कलाम। तो इनके नाम पर ये रखा गया है मदरसे का नाम, तो याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है। अब देखिए, जब भी उत्तराखंड चर्चा में आया है तो उसकी जो स्टैटिक है वो आपको याद करके जानी है। देखिए, जब भी आप कभी भी प्रश्न बनाएंगे, जैसे आयोग जब प्रश्न बनता है तो आयोग देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनेगा तो वो जानता है कि बच्चे ने जो है करंट का भी और जो स्टैटिक तो पढ़ ही रखी होगी, तो वही मुद्दा उठाता है जो करंट में होता है, उसी से स्टैटिक पूछता है। तो आपको जब उत्तराखंड चर्चा में आए है तो उत्तराखंड की स्टैटिक भी पार्क कौन कौन से हैं और कौन सी चीज़ें वहाँ पे सीमाएँ कहाँ पे लगती हैं, तो ये चीज़ें देखिए। अगर कोई टीचर ये बोलता है आपसे कि आप इतना पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, तो वो गलत कहता है। कि जब भी टीचर पढ़ाता है तो टीचर क्या देता है? ऑथेंटिक कंटेंट देगा। लेकिन आयोग क्या करता है? उससे रिलेटेड भी प्रश्न बनाता है। तो आयोग जब प्रश्न बनाता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई ऐसा टीचर बोलता है कि हम इतना पढ़ा दें इतने में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उसके अलावा भी, जैसे मैंने उत्तराखंड के बारे में इतनी चीज़ें बताई हैं, बाकी आप पार्क उसकी सीमाएं किससे लगती हैं, तो ये चीज़ें आप अपने आप रिसर्च जब खुद करेंगे तो आपको वो लंबे समय तक वो चीज़ याद भी रहेगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सी नीति जो है डीपीएसपी से निर्देशित नहीं है, मतलब डीपीएसपी में शामिल नहीं है, ये पूछा है कुल मिला के। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों की बात की गई है डीपीएसपी में, याद रखिएगा। यहाँ पे भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी, फिर समान नागरिक संहिता अभिभाति की इसकी बात की गई है। मादक पेय के सेवन का निषेध किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है, ये बात की गई है। तो इसकी जो है भवन निर्माण की बात नहीं बल्कि इसकी रक्षा की बात की गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा वही वाला सही हो जाएगा। इसकी बात नहीं की है, बाकी सबकी बात की गई है। ग्राम पंचायतों की बात जो की गई वो अनुच्छेद 40 में की गई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्राम पंचायतों की बात कहाँ पे की गई है। तो ग्राम पंचायतों की बात अगर बात करते हैं तो ये जो है अनुच्छेद 40 में की गई है। वहीं अगर समान नागरिक संहिता की तो अनुच्छेद 44 में इसकी बात की गई है। फिर जो है मादक पेय की बात जो की गई अनुच्छेद 47 में की गई है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये जो राज्य के नीति सिद्धांत हैं उनको जो है किस सिफारिश पर कौन सी समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जो है शामिल किया गया था। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि जो राज्य के नीति सिद्धांत हैं वो किसकी समिति की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे, तो ये जो है शामिल किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। एक 42वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा, तो 42वां संविधान संशोधन उसके द्वारा शामिल किए गए थे, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से लिए गए हैं, डीपीएसपी जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है। अभी मैंने इसकी बात ही की है, तो इसका उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है राज्य के नीति सिद्धांतों में मिलता है। और ये जो है अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 51 संबंधित है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सच नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। ये अपने आप प्रावर्तनीय होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, अपरिवर्तनीय होते हैं, याद रखिए। बस ये वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो नहीं में यही आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो भाग 4A अभी मैंने बात ही की थी, तो ये जो है किससे संबंधित हो, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका अनुच्छेद कौन सा संबंधित, अनुच्छेद 51 का संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता का भाग कौन सा संबंधित, तो भाग 2 संबंधित है। अनुच्छेद जो है कौन सा, तो 5 से 11 संबंधित है नागरिकता से, सिटीजनशिप से। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं जो राज्य की नीति सिद्धांत है, इसका भाग कौन सा, तो भाग 4 संबंधित है। और अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार के जो है किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में इसकी बात की गई है। और अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। तो इतनी चीज़ आपको ये मौलिक अधिकार के बारे में याद रखनी है। फिर अगर बात करते हैं, एक और पूछा जाता है, संघ राज्य क्षेत्र की बात किस में कही गई है, संघ राज्य क्षेत्र की बात जो की गई है वो किस में की गई है, तो इसकी बात करते हैं, तो ये जो है भाग 1 में की गई। अनुच्छेद जो है 1 से 4 संबंधित है। तो ये जो है पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को बताना है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। मैंने अभी पीछे बात की थी। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, कब का है, तो 1976 का है, 1976 का है, याद रखिए। इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगर समिति की बात कर लें, मतलब कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। अगर बात करते हैं जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का। इसके द्वारा जो है प्रावधान ये किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो हैं बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो किया गया था वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का। और अनुच्छेद जो है संबंधित पूछ लिया जाए, तो अनुच्छेद जो है वो 21 का संबंधित है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, संविधान की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये जो है बताया गया है मौलिक कर्तव्यों में बताया गया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं, याद रखिएगा 11 हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो इसका अनुच्छेद जो है प्रकृति की सुरक्षा करना, ये जो है अनुच्छेद 48A में बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो इसका उल्लेख जो है किस में बताया गया है, अनुच्छेद जो 51A है इसमें बताया गया है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद
55 में, तो अनुच्छेद 55 में किसकी बात की? तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है भारत के? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति बताई गई, याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये जो है अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।